नमस्कार दोस्तों। आज हिटाची कंपनी की इंट्रोडक्शन करके आईबुक शुरू करते हैं। तो हिटाची लिमिटेड, हिटाची कहा जाता है, उसे जापानी कंपनी है और उसको हिटाची कहा जाता है जापानी भाषा में। हम हिटाची कहते हैं। मैंने एक एयर कंडीशनर देखा था हिटाची कंपनी का। तो याद आया कि इस पर भी इस कंपनी पर भी कई कंपनी पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आईबुक बना चुका हूँ, लेकिन विचार आया कि इस कंपनी पर भी आईबुक बनाई जा सकती है और मैं बनाई, आज शुरू किया मैंने बनाना। और कई हजारों कंपनियों पर मैं आईबुक, मेरा जो वीडियो होता है मैं आईबुक कहता हूँ उसको, वो लेकर आऊंगा। और आज हिटाची लिमिटेड एक जापानी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी स्थापना 1910 में नामी ही ओडायरा नाम के व्यक्ति उन्होंने की थी। इसकी स्थापना 1910 में। अब टोक्यो में मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है, टोक्यो में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, रेलवे, आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वैश्विक पूरी दुनिया में लीडर कंपनी है। आप शायद सोचते होंगे कि ये कंपनी पर वीडियो लेकर आता है क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं एक बिजनेस एनवायरनमेंट देना चाहता हूँ। बुक्स का कई प्रकार की एक बड़ी लाइब्रेरी होनी चाहिए जहां पर हर कंपनी की स्ट्रगल, हर कंपनी कैसे आगे बढ़ती है, हर व्यवसाय, मेरा कहने का मतलब व्यवसाय कैसे आगे बढ़ता है, वो आपको जानने को मिले, वो आपको वातावरण मिले, ये बिजनेस का वातावरण। इसलिए मैं ये कंपनीज पर बनाता हूँ, बाद में मैं बायोग्राफीज पर बनाऊं। इस तरह मेरी जो प्लेलिस्ट रहेगी वो इस तरह की रहेगी। हर विभाग में काम करना चाहता हूँ। और दूसरी बातें मैं बोल चुका हूँ, अब बार बार नहीं दोहराऊंगा। तो इस कंपनी पर आते हैं हम। पूरी दुनिया में दोस्तों वर्ल्ड लीडर है किन किन क्षेत्रों में? इलेक्ट्रॉनिक, एनर्जी, रेलवे, आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पूरी दुनिया में लीडर कंपनी है। हिटाची सामाजिक इनोवेशन के माध्यम से जीवन की क्वालिटी में सुधार लाने पर केंद्रित है। हिटाची कंपनी जो हमारा सामाजिक इनोवेशन होता है उसके माध्यम से जीवन की गुणवत्ता, लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ में रिफॉर्म करने पर केंद्रित है इसका मिशन, पूरी की पूरी कंपनी। इसके प्रोडक्ट में बिजली सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, लिफ्ट, रेलगाड़ी, चिकित्सा उपकरण और डिजिटल समाधान शामिल है। 110 से ज्यादा देशों में कार्यरत ये कंपनी, हिटाची कंपनी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए प्रतिबद्ध कंपनी है। मैं इंट्रोडक्शन दोस्तों कर रहा हूँ। इस कंपनी की पूरी हिस्ट्री में हम जाएंगे बाद में, शायद 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा ये बुक, लेकिन 110 देशों में कार्यरत है कंपनी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और निरंतर विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 2024 की मैं बात करूं तो इसका रेवेन्यू लगभग $67 बिलियन था दोस्तों। 2024 में $67 बिलियन। शुरू करते हैं पहला चैप्टर, उत्पत्ति और फाउंडेशन कैसे रखी गई हिटाची कंपनी की। तो हिटाची एक नाम जो आज इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एक्सेलेंसी, उत्कृष्टता टेक्नोलॉजी में और सामाजिक योगदान का पर्याय है। उसकी कहानी एक सदी से भी अधिक पुरानी है। इस हिटाची कंपनी की इसकी कहानी 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं कंपनी को। अब इसकी शुरुआत 1910 में जापान के इबाराकी रीजन है, वहां पर स्थित एक हिटाची शहर में हुई थी। जापान में एक हिटाची नाम का शहर है, उस शहर में, हिटाची शहर में हिटाची कंपनी की शुरुआत हुई थी दोस्तों। जब एक युवा और दूरदर्शी यानी दूर की सोचने वाला इंजीनियर नामिहेई ओदा, ये जापानी नाम दोस्तों ऐसे होते हैं अटपटे। नामिहेई ओदाइरा नाम का एक इंजीनियर, दूरदर्शी इंजीनियर, जिसने एक ऐसी कंपनी की फाउंडेशन रखी जो न केवल जापान बल्कि पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन का प्रतीक बन गई, सिंबल बन गई। ये अध्याय हमारा पहला है, शुरुआत का अध्याय। हिटाची की उत्पत्ति, इसके प्रारंभिक यानी शुरुआती वर्ष और उन मूल्यों की कहानी बताता है हमारा ये चैप्टर पहला, जिन्होंने इसे एक वैश्विक शक्ति बनाया। जिन चीजों ने इसको एक वैश्विक शक्ति बनाया, उन चीजों की बात करेंगे हम इस चैप्टर में। तो नामिहेई ओदाइरा जो उनके फाउंडर थे हिटाची कंपनी के, उनका सपना क्या था उस पर नजर डालते हैं दोस्तों। तो नामिहेई ओदाइरा, जिन्हें हिटाची के फाउंडर के रूप में माना जाना जाता है, एक ऐसे इंजीनियर थे जिनका मानना था, उनका
नामी हेई ओडाइरा का मानना था कि टेक्नोलॉजी समाज के लिए समाधान प्रदान कर सकती है। 1906 में टोक्यो यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने के बाद ओडाइरा जो थे कंपनी के फाउंडर और नामी है ओडाइरा, उन्होंने कुहारा माइनिंग कंपनी में काम शुरू किया। कुहारा नाम की एक माइनिंग कंपनी थी, वहां पर काम शुरू किया उन्होंने। उस समय जापान था, उस समय की बात कर रहा हूं, 1910 के आसपास की औद्योगिक रिवॉल्यूशन के दौर से गुजर रहा था जापान। और खनन उद्योग यानी माइनिंग इंडस्ट्री, वहां पर बिजली से चलने वाली मशीनों की डिमांड बढ़ रही थी। इन सारे सर्कमस्टेंसेस में कैसे कंपनी अस्तित्व में आती है, तो ओडाइरा ने इस अवसर को आइडेंटिफाई किया, पहचाना और 1910 में कुहारा माइनिंग कंपनी के एक हिस्से के रूप में हिताची कंपनी की स्थापना की, फाउंडेशन रखी। कंपनी का नाम हिताची, जापान में ही का मतलब होता है, ही का अर्थ सूर्य होता है और ताची का अर्थ होता है उगना, सूर्य का उगना। हिताची शब्द का मतलब होता है सूर्य का उगना। तो उस शहर में, हिताची शहर में से प्रेरित था। एक हिताची शहर ना है जो मैं आगे बताया, वही जो टोक्यो का शहर था हिताची, वहां पर इसकी फाउंडेशन रखी गई। उस शहर से, हिताची शहर से प्रेरित इसका नाम था, जहां ये स्थापित हुई, इसकी फाउंडेशन रखी गई। और ये जापान के उभरते औद्योगिक युग का सिंबल था। दोस्तों पहले जानते हैं पहला इसका प्रोडक्ट कौन सा था। तो 4 किलोवाट इंडक्शन मोटर, हिताची का पहला प्रोडक्ट एक 4 किलोवाट का इंडक्शन मोटर था, जिसे विशेष रूप से तांबे की खदानों में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था। ये मोटर न केवल टेक्नोलॉजी रूप से एडवांस थी, बल्कि जापानी इंजीनियरिंग की स्वदेशी क्षमता का भी प्रमाण थी। उस समय जापान में अधिक से ज्यादा औद्योगिक उपकरण विदेशों से आयात जो किए जाते थे, उन सारे उपकरणों पर निर्भर थे। हिताची की इस उपलब्धि ने न केवल लोकल इंडस्ट्री, लोकल उद्योगों को सशक्त बनाया, बल्कि ये भी साबित किया कि जापानी इंजीनियर वर्ल्ड लेवल की टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। इस मोटर की सफलता ने हिताची को एक विश्वसनीय नाम के रूप में स्थापित कर दिया और कंपनी के लिए भविष्य की राहें खोली इस 4 किलोवाट इंडक्शन मोटर ने। अब जानते हैं स्वतंत्रता की ओर कदम, ये भी एक पॉइंट है तो ले लेते हैं। तो 1910 में कुहारा माइनिंग कंपनी के एक हिस्से के रूप में शुरू होने के बाद, कंपनी के 1910 में कुहारा माइनिंग कंपनी के एक हिस्से के रूप में शुरू हुई ये कंपनी। तो उसके बाद हिताची ने तेजी से अपनी पहचान बनाई, अपनी आइडेंटिटी बनाई। 1920 में कंपनी ने स्वतंत्र रूप से कार्य शुरू किया, काम शुरू किया और इसका नाम आधिकारिक तौर पर हिताची सेइसाकुशो नाम का उन्होंने रखा गया इसका कंपनी का, यानी इसका हिताची सेइसाकुशो का मतलब होता है हिताची वर्क्स इसका नाम रखा गया। कंपनी की इस स्वतंत्रता ने हिताची को अपनी दृष्टि को और विस्तार और एक्सपेंड करने के लिए अवसर दिया। नामिहेई ओडाइरा ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि कंपनी का उद्देश्य केवल प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि समाज की भलाई के लिए टेक्नोलॉजी समाधान प्रदान करना है। हमारी कंपनी का लक्ष्य ये है। ये दर्शन, ये कॉन्सेप्ट हिताची की संस्कृति का, कल्चर का मूल बन गया और आज भी इसके सामाजिक इनोवेशन व्यवसाय मॉडल में दिखाई देता है। इसका सामाजिक इनोवेशन, सोशल इनोवेशन बिजनेस मॉडल में दिखाई देता है। अब जानते हैं प्रारंभिक वर्षों की चुनौतियां तो दोस्तों आती ही है। कोई भी व्यवसाय, कोई भी करियर शुरू करता है तो आती है और इस हिताची कंपनी के अंदर, इस कंपनी के रास्ते में भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो हिताची की शुरुआत आसान नहीं थी। 1910 के दशक में जापान का औद्योगिक परिदृश्य अभी भी विकासशील था, विकसित नहीं था, विकासशील था, विकास कर रहा था। औद्योगिक को पूरा का पूरा संजोग, पूरा का पूरा वातावरण विकास कर रहा था और विदेशी कंपनियों का दबदबा था। इसके बावजूद ओडाइरा और उनकी टीम ने कठिन परिश्रम और इनोवेशन के माध्यम से चैलेंजेस का सामना किया। कंपनी ने न केवल माइनिंग उपकरण, बल्कि बिजली उत्पादन की प्रणाली जो होती है, बिजली प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सिस्टम, रेलवे के उपकरण और अन्य औद्योगिक मशीनों के क्षेत्र में भी अपनी एक्सपर्टीज, विशेषज्ञता डेवलप की। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक का समय
तब तक इस वक्त के दौरान जब आयातित उपकरणों की आपूर्ति बाधित हुई, हिताची ने एक लोकल जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया, मौके पर वार किया। जब इंपोर्ट में देरी होती थी, इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था, एक तरफ वॉर चल रहा था, इन सारे सर्कमस्टेंसेस में, इन सारे वातावरण में हिताची ने अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया। अब जानते हैं सामाजिक योगदान की फाउंडेशन कैसे रखी गई और क्या था, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, हिताची की सफलता का एक प्रमुख कारण इसकी सामाजिक दृष्टि है। समाज के प्रति जो कर सकते थे वो कर रहे हैं, ये इसकी सफलता का मूल कारण है। किसी भी संजोग में, किसी भी परिस्थिति में समाज को आगे रखकर जो आदमी व्यवसाय करता है वो आज आगे जाता है, आसान है। तो ओडाइरा जो कंपनी के फाउंडर थे, उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी का उपयोग समाज की समस्याओं जैसे बिजली की कमी, परिवहन की आवश्यकता और औद्योगिक विकास को सॉल्व करने के लिए किया जाना चाहिए। ये उनका दृष्टिकोण था। ये दृष्टिकोण जिसने हिताची को अन्य कंपनियों से अलग कर दिया, डिफरेंट कर दिया। कंपनी ने, वो कहते हैं ना, थिंक डिफरेंट डू डिफरेंट, अलग सोचो अलग करो और अलग अपनी पहचान, अपना रास्ता खुद बनाओ। कंपनी ने अपने शुरुआती वर्षों में ही ये सुनिश्चित किया कि इसके उत्पादन न केवल टेक्नोलॉजी रूप से एडवांस हो बल्कि पर्यावरण और समाज के लिए भी लाभकारी हो। तो उदाहरण के लिए हिताची ने बिजली जनरेटरों में, हिताची के बिजली के जो जनरेटर थे, उन्होंने जापान के ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युतीकरण को बढ़ावा दिया, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा दिया, जिससे लोगों का जीवन स्तर, लाइफ लेवल जो सुखाकारी थी उसमें सुधार आया। अब जानते हैं वैश्विक दृष्टिकोण की शुरुआत। दोस्तों, करने के लिए तो बहुत बातें हैं, लेकिन मुद्दे की बात करते हैं। 1920 के दशक तक हिताची ने न केवल जापान में बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करने की योजना बनाई। 1920 के दशक तक, 1910 में इसकी शुरुआत हुई एक माइनिंग के एक इकाई के रूप में, और बाद में स्वतंत्र हो गई कंपनी। और 1920 के दशक तक हिताची कंपनी ने न केवल जापान में बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करने की योजना बनाई। कंपनी ने एशिया और अन्य क्षेत्रों में अपने उत्पादनों का निर्यात शुरू किया, एक्सपोर्ट शुरू किया, जिसने इसके वैश्विक विस्तार की फाउंडेशन रखी। वर्ल्ड लेवल पर एक्सपेंशन करने की फाउंडेशन यहाँ पर रखी गई 1920 के दशक तक। अब भारत में हिताची की प्रारंभिक उपस्थिति 1930 के दशक में शुरू हुई। 1910 में फाउंडेशन हुई, 1920 में उन्होंने एक्सपेंशन शुरू किया, और भारत में हिताची की प्रारंभिक उपस्थिति 1930 के दशक में शुरू हुई, जो बाद में महत्वपूर्ण बाजार बन गया भारत। इसकी कहानी हम अगले अध्याय में विस्तार से देखेंगे, लेकिन इस कंक्लूजन पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, हिताची की उत्पत्ति और फाउंडेशन की कहानी एक दूरदर्शी इंजीनियर, नामी है ओडाइरा नाम के व्यक्ति, उनके सपनों और कठिन परिश्रम का परिणाम है। 4 किलोवाट इंडक्शन मोटर से शुरू होकर हिताची ने जापानी इंजीनियरिंग की ताकत को दुनिया के सामने रखा। इसकी सामाजिक इनोवेशन, सोशल इनोवेशन की दृष्टि और टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता ने कंपनी को एक वैश्विक ब्रांड बनाने की फाउंडेशन रखी। अब अगले चैप्टर में हम हिताची के प्रारंभिक इनोवेशन और इसके एक्सपेंशन की कहानी को और गहराई से जानेंगे। दोस्तों, इसलिए मैं छोटे वीडियो 25-30 मिनट का नहीं बना रहा, क्योंकि गहराई से ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के थोड़ा डीप में बुद्धि ज्यादा बढ़ती है, लंबी होती है। अब शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर, प्रारंभिक इनोवेशन, शुरुआती इनोवेशन और एक्सपेंशन। तो हिताची की स्थापना के बाद कंपनी ने तेजी से अपनी टेक्नोलॉजी क्षमताओं को साबित किया और जापान के औद्योगिक परिदृश्य जो वातावरण था, उसमें महत्वपूर्ण स्थान बनाया अपना हिताची कंपनी ने। 1920 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, कंपनी की स्वतंत्रता की मैं बात कर रहा हूँ, एक माइनिंग की एक इकाई के रूप में शुरू हुई, और 1920 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हिताची ने अपने प्रारंभिक इनोवेशन और विस्तार की, एक्सपेंशन की यात्रा शुरू की, जो इसे एक राष्ट्रीय से वैश्विक शक्ति की ओर ले गई। ये हमारा दूसरा अध्याय हिताची के 1920 और 1930 के दशक के इनोवेशन, विशेष रूप से विद्युत इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग, रेलवे टेक्नोलॉजी और औद्योगिक उपकरणों के क्षेत्र में इसके योगदान और इसके प्रारंभिक वैश्विक कदम, जो उन्होंने किन किन क्षेत्रों में कदम रखा, उसकी कहानी का पता लगाते हैं
तो विद्युत इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग की में लीडरशिप भूमिका, उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों हिताची की शुरुआत एक छोटे से 4 किलोवाट इंडक्शन मोटर से शुरू हुई, लेकिन 1920 के दशक में कंपनी ने विद्युत इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता को और एक्सपेंड किया। जापान उस समय तेजी से विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर बढ़ रहा था और हिताची ने इस अवसर को भुनाया, ठीक से आइडेंटिफाई किया उन्होंने इस अवसर को। कंपनी ने बिजली उत्पादन की जो सिस्टम थी जैसे जनरेटर और ट्रांसफार्मर, उसके डिजाइन और निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की। 1924 में हिताची ने अपने पहले बड़े पैमाने के बिजली जनरेटर का निर्माण किया, जो जापान के बढ़ते शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई को स्थिर करने में सहायक रहा। ये जनरेटर न केवल टेक्नोलॉजी रूप से एडवांस थे, बल्कि जापानी एनर्जी जरूरतों को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण साबित हुए। अब हिताची की टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज विशेषज्ञता का एक और उदाहरण था इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट उपकरण, जो उनका था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट उपकरण, ये उनका एक टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता का एक उदाहरण था। 1920 के दशक में कंपनी ने कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के लिए टर्बाइन और जनरेटर प्रदान किए, जो जापान के ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने में महत्वपूर्ण थे। इन प्रयासों ने हिताची को जापान की ऊर्जा क्रांति का एक प्रमुख हिस्सा बनाया और कंपनी की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। अब जानते हैं रेलवे टेक्नोलॉजी में योगदान हिताची का कैसा रहा उसके बारे में। तो 1920 और 1930 के दशक में हिताची ने रेलवे टेक्नोलॉजी में उसके क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। जापान का रेलवे नेटवर्क उस समय देश की आर्थिक प्रगति का रीढ़ था। ये जो रेलवे नेटवर्क था जापान का वो, और हिताची ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब कंपनी ने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यानी ट्रेन का जो इंजन आता है उसको लोकोमोटिव कहा जाता है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ट्रेन मोटर और रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम डेवलप किए। 1932 में हिताची ने अपने पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया, जो जापानी रेलवे के लिए एक मील का पत्थर था। ये लोकोमोटिव न केवल तेज और कुशल थे, एफिशिएंट थे, बल्कि जापान की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के लिए भी उपयुक्त थे। अब हिताची की रेलवे टेक्नोलॉजी ने न केवल परिवहन को सुगम बनाया, बल्कि जापान के औद्योगिक और सामाजिक विकास को भी गति दी, स्पीड दी। कंपनी ने रेलवे स्टेशनों के लिए विद्युत उपकरण और ट्रेन के लिए मोटर सिस्टम प्रदान किए, जिससे यात्रियों और माल ढुलाई की क्षमता में वृद्धि हुई, या पैसेंजर पहुंचाने में तब भी और माल की ढुलाई की क्षमता में भी वृद्धि हुई। ये वो समय था जब हिताची ने अपनी टेक्नोलॉजी क्षमता को राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ जोड़ा। अब जानते हैं वैश्विक यानी वर्ल्ड लेवल एक्सपेंशन की शुरुआत कैसे की थी हिताची कंपनी ने, उसके बारे में जानते हैं। तो 1920 के दशक के अंत तक हिताची ने जापान के बाहर अपनी नजरें टिकाई। जापान से बाहर कंपनी ने एशिया, यूरोप और अन्य क्षेत्रों में अपने उत्पादों का निर्यात शुरू किया, एक्सपोर्ट शुरू किया। 1930 के दशक में हिताची ने भारत जैसे उभरते बाजारों में अपनी उपस्थिति दर्ज की, जो बाद में कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस प्रारंभिक वैश्विक पूरी दुनिया में एक्सपेंशन ने हिताची कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता प्रदान की। अब 1933 में कंपनी ने अपने पहले विदेशी कार्यालय की स्थापना की, विदेशी फॉरेन ऑफिस की, कॉर्पोरेट ऑफिस की स्थापना की, जो इसके वैश्विक व्यापार की फाउंडेशन थी। अब जानते हैं जापान की इस कंपनी का सामाजिक इनोवेशन का दर्शन, कॉन्सेप्ट, सामाजिक इनोवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हिताची के संस्थापक नामिहेई ओडाइरा नाम के व्यक्ति, उनका दर्शन, उनका कॉन्सेप्ट कंपनी के हर कदम में दिखाई देता था। उन्होंने हमेशा जोर दिया कि टेक्नोलॉजी का उद्देश्य समाज की भलाई करना है। इस दृष्टिकोण के तहत हिताची ने अपने प्रोडक्ट को न केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक प्रभाव के दृष्टिकोण से भी डिजाइन किया। उदाहरण के लिए कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए किफायती और टिकाऊ उपकरण विकसित किए, डेवलप किए, जो जापान के दूर दराज के क्षेत्रों में जीवन स्तर को यानी लाइफ लेवल को सुधार करने में महत्वपूर्ण साबित हुए। अब आगे बढ़ते हैं चुनौतियां और समाधान।
तो दोस्तों 1920 और 1930 के दशक में हिताची को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वैश्विक आर्थिक मंदी 1929 की और जापान के भीतर प्रतिस्पर्धा ने कंपनी के लिए कठिनाइयां पैदा की। इसके बावजूद हिताची ने अपनी अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षमताओं में इसमें इन्वेस्टमेंट किया। कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित किया और अपने उत्पादों अपने प्रोडक्ट को और अधिक एफिशिएंट बनाया, काबिल बनाया। इस दृष्टिकोण ने हिताची को न केवल जीवित रहने बल्कि इस कठिन दौर में फलने फूलने में मदद की। अब दोस्तों आते हैं कंक्लूजन पर, दूसरे चैप्टर के कंक्लूजन पर। तो 1920 और 1930 के दशक में हिताची का प्रारंभिक इनोवेशन और विस्तार की एक्सपेंशन कंपनी की भविष्य की सफलता की फाउंडेशन था, ऐसा कहा जा सकता है। अब विद्युत इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग और रेलवे टेक्नोलॉजी में इसकी उपलब्धियों ने जापान के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि इसके वैश्विक कदमों ने इसे एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के इंटरनेशनल ब्रांड के रूप में स्थापित किया। अब अगले तीसरे चैप्टर में हम हिताची की भारत में शुरुआत और भारत जापान संबंधों में इसकी भूमिका को और गहराई से जानेंगे। तो शुरू करते हैं तीसरा चैप्टर, भारत में हिताची कंपनी की शुरुआत, जिस चैप्टर का नाम दिया है मैंने हिताची, जिसने जापान में अपनी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सामाजिक योगदान की फाउंडेशन रखी थी, जिसने 20वीं सदी के मध्य में भारत के उभरते बाजार में कदम रखा। भारत जो स्वतंत्रता के बाद अपने औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा था। आजादी के बाद 1947 की आजादी के बाद भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था। हिताची के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया क्योंकि इस फील्ड में कंपनी काम कर रही थी। कंपनी ने 1930 के दशक में भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज की और 1949 में औपचारिक रूप से संचालन शुरू किया। हमारा ये अध्याय, तीसरा अध्याय, हिताची की भारत में शुरुआत, इसके शुरुआती योगदान और भारत जापान के इंडो जापान रिलेशन में इसकी भूमिका की कहानी बताता है। ये हमारा तीसरा चैप्टर। तो भारत वर्सेस जापान रिलेशन का ऐतिहासिक संदर्भ, भारत और जापान के बीच संबंधों की जड़ें गहरी और ऐतिहासिक है दोस्तों। 1952 में दोनों देशों ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान द्वारा हस्ताक्षरित पहली संधियों में से एक थी। इस संधि ने आर्थिक और टेक्नोलॉजी सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया। दोस्तों 1957 में जापानी प्रधानमंत्री नोबुसुके किशी नाम के 1957 के प्रधानमंत्री जापान के नोबुसुके किशी की भारत यात्रा ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत किया। 1958 में जापान ने भारत को पहला येन ऋण, येन में यानी येन उनकी करेंसी है, जापानी येन लोन प्रदान किया, जो जापानी सरकार द्वारा दिया गया पहला ऐसा लोन था। ये लोन भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण था और हिताची इस सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरी। भारत में हिताची की प्रारंभिक उपस्थिति इसकी अगर बात करें तो हिताची ने 1930 के समय में भारत में अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट शुरू किया। मुख्य रूप से विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रिक उपकरण और औद्योगिक मशीनरी के क्षेत्र में इन्होंने एक्सपोर्ट शुरू किया कंपनी ने भारत में। हालांकि 1949 में कंपनी ने भारत में अपने संचालन को औपचारिक रूप दिया, खास रूप दिया। उस समय भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए तेजी से प्रयास कर रहा था। हिताची ने अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज का उपयोग करते हुए बिजली उत्पादन की प्रणाली जो थी उसमें रेलवे उपकरण और औद्योगिक मशीनरी की आपूर्ति यानी सप्लाई शुरू की। कंपनी के जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर भारत के विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन प्रयासों का आधार बने, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बिजली की पहुंच सीमित थी। अब जानते हैं औद्योगिक और रेलवे के क्षेत्र में योगदान क्या था हिताची कंपनी का। तो हिताची की प्रारंभिक परियोजनाओं में बिजली संयंत्र यानी बिजली फैक्ट्रियों के लिए उपकरणों की आपूर्ति शामिल थी, जो भारत में औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। कंपनी ने थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए जनरेटर और अन्य विद्युत उपकरण प्रदान किए।
जिससे भारत के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अवेलेबिलिटी बढ़ी, उपलब्धता बढ़ी। इसके अलावा हिताची ने भारतीय रेलवे के लिए उपकरणों की सप्लाई की, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर और सिग्नलिंग सिस्टम शामिल थे। ये उपकरण भारतीय रेलवे की एफिशिएंसी और क्षमता को बढ़ाने में सहायक रहे, जो उस समय देश की परिवहन प्रणाली का रीढ़ था। अब जानते हैं सामाजिक इनोवेशन का दृष्टिकोण। तो हिताची के संस्थापक नामीहेई ओडाइरा, उनका कॉन्सेप्ट था कि टेक्नोलॉजी का उद्देश्य समाज की भलाई होना चाहिए। भारत में कंपनी की स्ट्रेटेजी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता था नामीहेई ओडाइरा का ये दर्शन। हिताची ने भारतीय बाजार की विशिष्ट जरूरतों को समझा और स्थानीय यानी लोकल परिस्थितियों के अनुकूल समाधान प्रदान किए। उदाहरण के लिए कंपनी ने कठिन जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ यानी बिल्कुल ड्यूरेबल और विश्वसनीय उपकरण डिजाइन किए। इस दृष्टिकोण ने हिताची को भारत में एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में स्थापित किया, एक पार्टनर के रूप में स्थापित किया। अब जानते हैं प्रारंभिक चुनौतियां और समाधान। तो भारत में हिताची की शुरुआती वर्ष चुनौतियों से भरे थे। 1940 और 1950 के दशक में भारत का बाजार जटिल था, जिसमें लोकल नियमों, सांस्कृतिक अंतर और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जैसी बाधाएं थी, जैसी प्रॉब्लम थी। हिताची ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए लोकल भागीदारों के साथ सहयोग किया और अपनी टेक्नोलॉजी को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाला। अब उदाहरण के लिए कंपनी ने भारतीय रेलवे के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए उपकरण प्रदान किए, जो उच्च यानी हाई लेवल के टेम्परेचर और धूल भरे वातावरण को सहन कर सके, ऐसे उपकरण प्रदान किए थे। अब जानते हैं विनिर्माण और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता। तो हिताची ने भारत में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने के लिए 1962 में गुजरात के वडोदरा में अपनी पहली फैक्ट्री इकाई स्थापित की। ये इकाई न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक बाजारों के लिए भी उत्पादन करने में सक्षम थी। इस कदम ने मेक इन इंडिया की भावना को बहुत पहले ही अपनाया और भारत में हिताची की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाया। ये इकाई विद्युत उपकरणों और औद्योगिक मशीनरी के निर्माण का केंद्र बन गई, जिसने लोकल रोजगार और कौशल यानी टैलेंट डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया। अब दोस्तों आते हैं तीसरे चैप्टर के कंक्लूजन पर। तो भारत में हिताची कंपनी की शुरुआत टेक्नोलॉजी इनोवेशन, सामाजिक योगदान और भारत जापान की दोस्ती की कहानी है। दोस्तों कंपनी ने भारत के औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान दिया और एक ऐसी फाउंडेशन रखी जिसने आगे आने वाले दशकों में इसके प्रभाव को और बढ़ाया। अब अगले चैप्टर में हम हिताची की सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन और वैश्विक टेक्नोलॉजी नेतृत्व की कहानी को और गहराई से जानेंगे। तो शुरू करते हैं चौथा चैप्टर। तो दोस्तों चौथा चैप्टर सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन में हिताची जिसने इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग और रेलवे टेक्नोलॉजी में अपनी पहचान बनाई थी, जिसने 20वीं सदी के मध्य में एक नई टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन में कदम रखा। सेमीकंडक्टर जो चिप आती है, कंप्यूटर प्रोसेसर आता है, उसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कदम रखा। तो 1970 और 1980 के दशक में हिताची ने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में अपने इनोवेशन के माध्यम से वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर टेक्नोलॉजी नेतृत्व हासिल किया। अब इस अध्याय में हम हिताची की सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन, विशेष रूप से इसके ट्विन वेल हाई सिमोस प्रक्रिया और HM6147 चिप की सफलता और 1987 तक दुनिया के टॉप 3 सेमीकंडक्टर निर्माताओं में शामिल होने की कहानी को जानेंगे हम इस चैप्टर में। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में प्रवेश कैसे होता है हिताची कंपनी का, वो जानते हैं पहले। तो 1960 के दशक तक हिताची ने विद्युत उपकरणों और औद्योगिक मशीनरी में अपनी विशेष यानी एक्सपर्टीज जो थी, उनका एक्सपीरियंस था, उसको स्थापित कर लिया था। लेकिन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इसकी शुरुआत ने कंपनी को एक नई दिशा दी। उस समय सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की रीढ़ बन रही थी और कंप्यूटर, टेलीविजन और अन्य उपकरणों की डिमांड तेजी से बढ़ रही थी और इसके कारण कंपनी ने इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कदम रखा था।
दोस्तों हिताची ने इस अवसर को पहचाना, आइडेंटिफाई किया और 1965 में अपनी सेमीकंडक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट गतिविधियों को बढ़ाया। अब दोस्तों आप सोचो, अवसर यानी मौका देखते ही कैसे मार्केट में थापा मारना है, वो इस इन सारी बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको सीखने को मिलेगा, तो जुड़े रहना। अब कंपनी को इन सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट गतिविधियों को बढ़ाया कंपनी ने, और कंपनी ने टोक्यो के पास कोडाईरा में एक समर्पित पूरी की पूरी स्पेशल सेमीकंडक्टर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया, जो इसके भविष्य के इनोवेशन का केंद्र बन गया। अब ट्विन वेल हाई सीमोस प्रक्रिया का डेवलपमेंट क्या था, ये इस मुद्दे पर बात करते हैं। तो हिताची का सबसे बड़ा योगदान 1978 में आया, जब कंपनी ने ट्विन वेल हाई सीमोस, जिसको हाई CMOS कहा जाता है, वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस डेवलप की। ये एक ऐसी अभूतपूर्व टेक्नोलॉजी थी जो सेमीकंडक्टर चिप को अधिक एफिशिएंट और कम बिजली खपत करने वाली बनाती थी। इस चिप को, ये टेक्नोलॉजी उनकी हाई सीमोस टेक्नोलॉजी, इस इस प्रक्रिया ने हिताची को वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में लीडर बनाया। अब ट्विन वेल टेक्नोलॉजी ने चिप्स की गति और विश्वसनीयता को बढ़ाया, जिससे वे कंप्यूटर, कम्युनिकेशन उपकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग के लिए आदर्श बन गए ये चिप्स। अब इन पोटैटो चिप्स नहीं, ये जो कंप्यूटर चिप्स आते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इन नवाचार ने, इस इनोवेशन ने हिताची को अमेरिकी कंपनी इंटेल जैसी दिग्गज जायंट कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अब HM6147 चिप और एक मील का पत्थर, इस मुद्दे पर बात करते हैं। तो 1979 में हिताची ने HM6147 चिप लॉन्च की, जो ट्विन वेल हाई सीमोस प्रक्रिया पर आधारित थी। ये चिप अपनी कम बिजली की खपत और हाई परफॉर्मेंस के लिए जानी गई। उस समय इंटेल की समकक्ष चिप्स की तुलना में HM6147 ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया, जिसने हिताची को टेक्नोलॉजी श्रेष्ठता का प्रतीक बनाया। ये चिप माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी सिस्टम में व्यापक रूप से उपयोग की गई, विशेष रूप से व्यक्तिगत यानी पर्सनल कंप्यूटर और औद्योगिक उपकरणों में इसका उपयोग हुआ था। अब HM6147 की सफलता ने हिताची को वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया और कंपनी की टेक्नोलॉजी इनोवेशन की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। अब जानते हैं टॉप 3 सेमीकंडक्टर निर्माता। तो 1980 के दशक के मध्य तक हिताची की सेमीकंडक्टर डिवीजन ने अभूतपूर्व वृद्धि हासिल की। 1987 तक हिताची दुनिया के टॉप 3 सेमीकंडक्टर निर्माताओं में शामिल हो गई, जो उस समय इंटेल और NEC जैसी कंपनियों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी ये हिताची कंपनी। दोस्तों इन छोटे छोटे मुद्दों से आपको जानने को मिलेगा कि हिताची कंपनी इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी, एक माइनिंग इकाई से शुरू होकर। तो कंपनी की डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको DRAM कहा जाता है, DRAM कहा जाता है, वो चिप्स थी, DRAM कहा जाता है उसको। और माइक्रो प्रोसेसर ने, कंपनी के रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप्स और माइक्रो प्रोसेसर ने वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल की। हिताची की सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी ने न केवल उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बल्कि ऑटोमोटिव, कम्युनिकेशन और औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी क्रांति ला दी। अब जानते हैं भारत में इसका प्रभाव। हालांकि हिताची की सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का प्रत्यक्ष प्रभाव भारत में 1980 के दशक में सीमित था। इसकी वैश्विक सफलता ने भारत में कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। भारत में हिताची के विद्युत और औद्योगिक उपकरणों की मांग बढ़ रही थी भारत में, और सेमीकंडक्टर इनोवेशन ने कंपनी को टेक्नोलॉजी रूप से और अधिक विश्वसनीय बनाया। 1980 के दशक में कंपनी ने भारत में अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टेलीविजन और अन्य उपभोक्ता प्रोडक्ट की सप्लाई शुरू की, जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित थे। अब एक नजर मारते हैं चुनौतियां और स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी होती है दोस्तों। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हिताची की सफलता के बावजूद 1980 के दशक में प्रतिस्पर्धा और वैश्विक आर्थिक उतार चढ़ाव में चुनौतियां पेश की कंपनी के सामने। अमेरिका और जापान के बीच व्यापार तनाव में, जो व्यापार के लिए तनाव था, जिसने सेमीकंडक्टर बाजार को प्रभावित किया। लेकिन हिताची ने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निरंतर इन्वेस्टमेंट और वैश्विक पार्टनरशिप के माध्यम से इन चुनौतियों का सामना किया।
कैसे चुनौती का सामना करना है, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ जानने को मिलेगा। कंपनी ने उत्पादन प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल बनाया और नए बाजारों में एक्सपेंशन किया कंपनी ने। अब आते हैं इस चैप्टर के कंक्लूजन पर। तो हिताची की सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन ने कंपनी को वैश्विक टेक्नोलॉजी लीडरशिप के शिखर तक पहुंचाया। ट्विन वेल हाई सीमोस और HM6147 चिप ने जैसी उपलब्धियों ने न केवल हिताची की टेक्नोलॉजी क्षमता को प्रभावित किया, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में क्रांति ला दी। इस सफलता ने भारत सहित वैश्विक बाजारों में हिताची कंपनी की स्थिति को और मजबूत बनाया। अब अगले चैप्टर में हम हिताची के सामाजिक इनोवेशन और डिजिटल परिवर्तन के दृष्टिकोण, विशेष रूप से इसके लुमाड़ा समाधानों को जानेंगे। क्या था लुमाड़ा सॉल्यूशन, क्या थे, इसके बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं 5वां चैप्टर दोस्तों, सामाजिक इनोवेशन और डिजिटल परिवर्तन। ये है 5वां चैप्टर। तो हिताची जिसने विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग, रेलवे टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई थी, जिसने 21वीं सदी में एक नई दिशा अपनाई। इस कंपनी ने सामाजिक इनोवेशन और डिजिटल परिवर्तन की दिशा में कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता को सामाजिक चुनौतियां जैसे शहरीकरण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और डिजिटल कनेक्टिविटी के समाधान के लिए उपयोग किया। इस अध्याय में हम हिताची के सामाजिक इनोवेशन के व्यवसाय, सोशल इनोवेशन, बिजनेस मॉडल इनोवेशन के और इसके लुमाड़ा सॉल्यूशन और भारत में डिजिटल परिवर्तन में इसके योगदान की कहानी जानते हैं। तो सामाजिक इनोवेशन का दर्शन क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था? हिताची का सामाजिक इनोवेशन व्यवसाय मॉडल, इसके संस्थापक जो थे नामे है ओडाया, उनके कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जो मानते थे कि टेक्नोलॉजी का उद्देश्य समाज की भलाई होना चाहिए। साल 2000 के दशक के अंत में हिताची ने इस दृष्टिकोण को खास रूप दिया और सामाजिक इनोवेशन को अपनी मुख्य स्ट्रैटेजी बनाया। दोस्तों इस मॉडल का लक्ष्य था ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाधान प्रदान करना, जो सामाजिक और पर्यावरण की चुनौतियों को सॉल्व कर सके। हिताची ने इस दृष्टिकोण को सामाजिक इनोवेशन व्यवसाय नाम दिया, सोशल इनोवेशन बिजनेस नाम दिया, जो कंपनी की वैश्विक स्ट्रैटेजी का केंद्र बन गया। अब जानते हैं लुमाड़ा, डिजिटल परिवर्तन का इंजन लुमाड़ा। 2016 में हिताची ने लुमाड़ा को लॉन्च किया, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये लुमाड़ा जो परिचालन प्रौद्योगिकी यानी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, ओटी कहा जाता है उसे, ओटी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, और सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको आईटी कहा जाता है। तो ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी यानी ओटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी को इंटीग्रेट करता है। लुमाड़ा ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको आईओटी कहा जाता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके डिजिटल समाधान प्रदान किए, सॉल्यूशन प्रदान किए। इस प्लेटफॉर्म ने हिताची को विभिन्न उद्योग जैसे रेलवे, ऊर्जा और स्वास्थ्य में डेटा पावर्ड यानी डेटा से चलने वाले समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाया। उदाहरण के लिए लुमाड़ा ने रेलवे सिस्टम में रखरखाव की यानी मेंटेनेंस की भविष्यवाणी करने और ऊर्जा ग्रिड में एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद की। अब जानते हैं भारत में सामाजिक इनोवेशन। तो भारत अपनी तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के साथ हिताची के सामाजिक इनोवेशन के लिए महत्वपूर्ण बाजार बन गया। कंपनी ने भारत में लुमाड़ा आधारित समाधानों को लागू करके शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों में योगदान दिया। उदाहरण के लिए हिताची ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में डिजिटल समाधान प्रदान किए, जैसे ट्रैफिक प्रबंधन और ऊर्जा एफिशिएंसी सिस्टम। ये समाधान भारत के स्मार्ट सिटी मिशन के अनुरूप थे, जो शहरी क्षेत्रों की जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता है। अब जानते हैं शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान हिताची कंपनी का। तो हिताची कंपनी ने भारत में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंपनी ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा वितरण यानी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार किया। उदाहरण के लिए हिताची के कई ऊर्जा प्रबंधन सिस्टम ने भारतीय शहरों में बिजली की खपत को अनुकूलित किया,
जिससे क्या हुआ कि ऊर्जा की बर्बादी कम हुई। इसके अलावा हिताची ने IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित समाधानों के माध्यम से औद्योगिक फैक्ट्रीज में उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद की, जो भारत के मेक इन इंडिया पहल परियोजना के साथ संरेखित था, एक साथ चलता था। अब जानते हैं लुमाडा का प्रभाव। लुमाडा ने भारत में हिताची की डिजिटल परिवर्तन स्ट्रेटेजी को गति दी। कंपनी ने रेलवे, स्वास्थ्य और वित्तीय यानी फाइनेंस के क्षेत्रों में डेटा संचालित समाधान लागू किए। उदाहरण के लिए हिताची ने भारतीय रेलवे के लिए प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम डेवलप किए, जो ट्रेनों की विश्वसनीयता और सुरक्षा को बढ़ाते हैं। इसके अलावा हिताची ने भारत के बैंकों के लिए डिजिटल भुगतान यानी डिजिटल पेमेंट समाधान प्रदान किए, जो कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायक रहे। इन प्रयासों ने भारत के डिजिटल इंडिया मिशन को समर्थन दिया। अब जानते हैं चुनौतियां और स्ट्रेटेजी। तो डिजिटल परिवर्तन की राह में हिताची को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत जैसे विविध और जटिल बाजार में लोकल जरूरतों को समझना और टेक्नोलॉजी को एडजस्ट करना एक बड़ी चुनौती थी। हिताची ने इस समस्या का समाधान लोकल भागीदारों के साथ सहयोग और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना के माध्यम से किया। कई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इंस्टीट्यूट अपनी संस्थाएं स्थापित की। उदाहरण के लिए कंपनी ने भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुविधाओं का विस्तार किया, एक्सपेंशन किया, ताकि भारतीय परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए समाधान विकसित किए जा सके। अब आते हैं दोस्तों इस चैप्टर के कंक्लूजन पर। तो हिताची का सामाजिक इनोवेशन, सोशल इनोवेशन और डिजिटल परिवर्तन विशेष रूप से लुमाडा के माध्यम से जो आया वो उसने कंपनी को 21वीं सदी में एक नई आइडेंटिटी यानी पहचान दी। भारत में हिताची ने स्मार्ट सिटी, परिवहन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अपनी डिजिटल समस्याओं के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दिया। ये प्रयास न केवल हिताची की टेक्नोलॉजी क्षमता को दर्शाता है, बल्कि इसके सामाजिक दृष्टिकोण को भी मजबूत करता है। अब अगले चैप्टर में हम भारत में रेलवे और गतिशीलता समाधानों में हिताची की भूमिका को और गहराई से जानेंगे। अब अगले चैप्टर में हम भारत में रेलवे और गतिशीलता समाधानों में हिताची की भूमिका, उसका रोल क्या था, उसको गहराई से जानेंगे। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो अब दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर 6, भारत में रेलवे और गतिशीलता के समाधान। तो हिताची जिसने अपनी टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता को सामाजिक इनोवेशन और डिजिटल परिवर्तन के साथ जोड़ा, जिसने कंपनी ने भारत के परिवहन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय रेलवे और मेट्रो सिस्टम के आधुनिकीकरण में हिताची का योगदान भारत की गतिशीलता को बदलने की कहानी है दोस्तों। ये जो आधुनिकीकरण में हिताची का योगदान जो भारत में है, भारत की गतिशीलता को बदलने की कहानी है ये चैप्टर हमारा। तो कंपनी ने उन्नत टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे स्पॉट ट्रांसफॉर्मर और डिजिटल समाधानों के माध्यम से भारत के परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाया। हमारा ये अध्याय भारत में रेलवे और गतिशीलता समाधानों में हिताची की अचीवमेंट्स, विशेष रूप से दिल्ली मेट्रो और नागपुर मेट्रो परियोजनाओं, उन सारी की कहानी को बताता है ये छठा चैप्टर। तो भारतीय रेलवे में हिताची की शुरुआत से का मुद्दे के बारे में जानते हैं। तो हिताची ने 1930 के दशक में भारतीय रेलवे के लिए विद्युत उपकरणों और मोटरों की सप्लाई शुरू की थी। लेकिन 21वीं सदी में कंपनी ने भारत के रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण में अपनी भूमिका को और मजबूत किया। अब भारतीय रेलवे जो देश की आर्थिक और सामाजिक रीढ़ है, उसको अधिक कुशल यानी एफिशिएंट, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए हिताची ने अपनी वैश्विक विशेषज्ञता का उपयोग किया। कंपनी ने रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और डिजिटल टेक्नोलॉजी को लागू किया, जो भारतीय रेलवे की क्षमता को बढ़ाने में सहायक रहे। अब जानते हैं स्पॉट ट्रांसफॉर्मर और हाई स्पीड रेल। तो हिताची ने भारत में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्पॉट ट्रांसफॉर्मर विकसित किए। अब स्पॉट ट्रांसफॉर्मर एक विशेष प्रकार का विद्युत ट्रांसफॉर्मर होता है, जो उच्च वोल्टेज, हाई वोल्टेज बिजली को रेलवे सिस्टम के लिए उपयुक्त रूप से परिवर्तित करता है। ये जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये ट्रांसफॉर्मर उच्च गति यानी हाई स्पीड वाली ट्रेन,
जैसे भारत की प्रस्तावित मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर उसके लिए महत्वपूर्ण है। हिताची की इस टेक्नोलॉजी ने न केवल भारतीय रेलवे की एफिशिएंसी यानी दक्षता बढ़ाई, बल्कि ऊर्जा खपत को भी कम किया, जो भारत के स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप था। अब जानते हैं दिल्ली मेट्रो एक ऐतिहासिक योगदान। तो हिताची ने दिल्ली मेट्रो, जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण शहरी परिवहन परियोजनाओं में से एक है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2002 में दिल्ली मेट्रो के शुरू होने के बाद हिताची कंपनी ने रोलिंग स्टॉक ट्रेन कोच कहा जाता है उसको, सिग्नलिंग सिस्टम दूसरा और विद्युत उपकरण प्रदान किए। कंपनी ने लुमाडा आधारित डिजिटल समाधानों का उपयोग करके दिल्ली मेट्रो की परिचालन एफिशिएंसी को बढ़ाया। उदाहरण के लिए हिताची के प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम ने ट्रेनों की रखरखाव यानी मेंटेनेंस आवश्यकताओं की भविष्यवाणी की, जिससे देरी और दुर्घटनाओं में कमी आई। दिल्ली मेट्रो की सफलता ने भारत में शहरी गतिशीलता को बदल दिया और हिताची को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित किया। अब जानते हैं नागपुर मेट्रो, स्थिरता यानी स्टेबिलिटी और इनोवेशन। तो हिताची ने नागपुर मेट्रो परियोजना जो थी उसमें भी अपनी टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता का परफॉर्मेंस किया, अपनी विशेषज्ञता को परफॉर्म किया। 2019 में शुरू हुई इस परियोजना में हिताची कंपनी ने ऊर्जा एनर्जी एफिशिएंट रोलिंग स्टॉक, जिसको रेलवे कोच कहा जाता है, रेल कोच और सिग्नलिंग सिस्टम प्रदान किए। कंपनी ने नागपुर मेट्रो को भारत की सबसे पर्यावरण अनुकूल एनवायरमेंट फ्रेंडली मेट्रो सिस्टम में से एक बनाने में मदद की। दोस्तों, हिताची ने डिजिटल समाधानों जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित यात्री यानी पैसेंजर मैनेजमेंट और एनर्जी की निगरानी वाली सिस्टम, जिसने मेट्रो के संचालन को और अधिक एफिशिएंट बनाया। इस परियोजना ने भारत के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्थिरता यानी स्टेबिलिटी और इनोवेशन के प्रति हिताची की प्रतिबद्धता को दर्शाया। अब जानते हैं सामाजिक प्रभाव और लोकल सहयोग। तो हिताची के रेलवे समाधानों में भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। हिताची के रेलवे समाधानों ने भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। कंपनी ने लोकल रोजगार सृजन और कौशल यानी टैलेंट स्किल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी। उदाहरण के लिए हिताची ने भारत में अपनी विनिर्माण इकाइयों जैसे गुजरात के वडोदरा में उसका उपयोग रेलवे उपकरणों के उत्पादन के लिए किया। ये मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप था और लोकल उद्योगों को सशक्त बनाया इन सारी चीजों ने। इसके अलावा हिताची ने भारतीय इंजीनियरों और टेक्नीशियन को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग प्रदान की, जिससे टेक्नोलॉजी स्किल को इसका डेवलपमेंट हुआ। अब जानते हैं चुनौतियां और समाधान। तो भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में रेलवे परियोजनाओं को लागू करना आसान नहीं था। जटिल नियामक यानी रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल परिस्थिति और लागत संवेदनशीलता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा कंपनी को। दोस्तों, हिताची ने इनका समाधान स्थानीय यानी लोकल भागीदारों जैसे भारत में हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, जिसको कहा जाता है BHEL, भारत का हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उसको भेल कहा जाता है, उसके साथ सहयोग और अनुकूलित टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया इसका समाधान। अब कंपनी ने भारतीय जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के लिए डिजाइन किए गए उपकरण प्रदान किए, जो टिकाऊ यानी ड्यूरेबल और विश्वसनीय थे। अब इस चैप्टर के कंक्लूजन पर आते हैं, छठे चैप्टर के। तो भारत में रेलवे और गतिशीलता समाधानों में हिताची का योगदान कंपनी की टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सामाजिक दृष्टिकोण का प्रतीक है। दिल्ली मेट्रो और नागपुर मेट्रो जैसी परियोजनाओं ने भारत के शहरी परिवहन को बदल दिया, जबकि स्कॉट और ट्रांसफॉर्मर जैसे इनोवेशन ने हाई स्पीड रेल के भविष्य की फाउंडेशन रखी। अब अगले चैप्टर में हम हिताची के हरित यानी ग्रीन एनर्जी और स्थिरता स्टेबिलिटी के क्षेत्र में योगदान, विशेष रूप से भारत में, उसको गहराई से जानेंगे, समझेंगे। तो शुरू करते हैं 7वां चैप्टर, ग्रीन एनर्जी और स्टेबिलिटी। हिताची, जिसने विद्युत इंजीनियरिंग, रेलवे टेक्नोलॉजी और डिजिटल इनोवेशन में अपनी पहचान बनाई। इस कंपनी ने 21वीं सदी में पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को अपनी स्ट्रेटेजी का केंद्र बनाया।
साल 2008 की वैश्विक वित्तीय संकट, द ग्रेट रिसेशन जो आया था, उसके बाद हिताची ने ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने कंपनी को एक नई दिशा दी। भारत में हिताची ने ऊर्जा, एनर्जी एफिशिएंसी और डिकार्बोनाइजेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारा ये 7वां अध्याय हिताची के ग्रीन एनर्जी के प्रयास, विशेष रूप से हिताची एनर्जी के माध्यम से भारत में इसके योगदान और स्टेबिलिटी के प्रति इसकी प्रतिबद्धता की कहानी बताता है। साल 2008 के बाद ग्रीन एनर्जी की ओर कदम, इसके बारे में जानते हैं हिताची कंपनी की। तो 2008 की वैश्विक वित्तीय संकट जो था, द ग्रेट रिसेशन इसको कहा जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 में आया था, वो उसने हिताची को अपनी स्ट्रेटेजी पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। कंपनी ने इस अवसर का उपयोग अपने व्यवसाय की संरचना को पुनर्गठित करने और ग्रीन एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया। हिताची ने रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। 2010 में हिताची ने अपनी ऊर्जा जो विभाग था, एनर्जी डिपार्टमेंट, उसको मजबूत करने के लिए हिताची एनर्जी, पूर्व में एबीबी पावर ग्रिड, जिसे हिताची ने 2020 में खरीदा था, उसकी स्थापना की। इस कदम ने हिताची को वैश्विक एनर्जी परिवर्तन में लीडर बनाया। अब जानते हैं भारत में हिताची एनर्जी का योगदान। दोस्तों, भारत जो अपनी तेजी से बढ़ती एनर्जी डिमांड और एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सामना कर रहा था, हिताची के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बन गया। हिताची एनर्जी जो थी, उसने भारत में हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, HVDC डीसी करंट, हाई वोल्टेज डीसी करंट, उसकी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट लिंक और स्मार्ट ग्रिड समाधानों की आपूर्ति की, सप्लाई की, जो देश के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को प्राप्त करने में सहायक रहे। उदाहरण के लिए हिताची एनर्जी ने भारत के रायगढ़ पुंगलुर HVDC हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट प्रोजेक्ट में योगदान दिया। ये 6000 मेगावाट बिजली को लंबी दूरी तक कम नुकसान के साथ ट्रांसपोर्टेशन इस बिजली का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये परियोजना भारत के नवीनीकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को ग्रिड से जोड़ने में महत्वपूर्ण थी। अब रिन्यूएबल एनर्जी और डिकार्बोनाइजेशन के मुद्दे पर बात करते हैं, तो हिताची ने भारत में सोलर और विंड एनर्जी परियोजनाओं के लिए एडवांस उपकरण और समाधान प्रदान किए। कंपनी ने सोलर पैनल, इन्वर्टर और ऊर्जा भंडारण यानी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को डिजाइन किया, जो भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने में सहायक रहे। इसके अलावा हिताची ने डिकार्बोनाइजेशन के लिए अपनी लुमाडा डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ऊर्जा प्रबंधन एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किए। ये सिस्टम बिजली की खपत को एडजस्ट करते हैं और कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं, जो भारत के 2070 के तक नेट जीरो लक्ष्य के अनुरूप है। अब जानते हैं स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी एफिशिएंसी। तो हिताची ने भारत में स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी को लागू करके ऊर्जा वितरण, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की ओर अधिक एफिशिएंट, उसको अधिक कुशल यानी एफिशिएंट बनाया। अब स्मार्ट ग्रिड्स ने बिजली की डिमांड और आपूर्ति को संतुलित करने में मदद की, जिसमें बिजली की बर्बादी इसके कारण कम हुई। उदाहरण के लिए हिताची ने भारत के कई शहरों में स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम इंस्टॉल किए, जो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को उनकी बिजली खपत की वास्तविक समय में निगरानी करने में सक्षम बनाते हैं। इन प्रयासों ने न केवल ऊर्जा एफिशिएंसी को बढ़ाया, बल्कि उपभोक्ता को लागत या कंज्यूमर को लागत बचत भी प्रदान की। अब लोकल सहयोग और मेक इन इंडिया पर बात करते हैं, तो हिताची ने भारत में विनिर्माण यानी फैक्ट्री जैसे चेन्नई और वडोदरा में उसके माध्यम से लोकल उत्पादन को बढ़ावा दिया। ये इकाइयां, ये फैक्ट्रीज रिन्यूएबल ऊर्जा उपकरण जैसे ट्रांसफॉर्मर और स्विच गियर उसका निर्माण करते हैं। ये मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप था और लोकल रोजगार सृजन में योगदान दिया कंपनी ने। अब हिताची ने भारतीय इंजीनियरों और टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग प्रदान की, जिससे टेक्नोलॉजी स्किल का डेवलपमेंट हुआ, स्किल डेवलपमेंट हुआ टेक्नोलॉजी के मामले में, और भारत की एनर्जी स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला।
चुनौतियां और समाधान उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत में ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं को लागू करना आसान नहीं था। जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर जटिल था, लागत में संवेदनशीलता और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, एक जगह से दूसरी जगह तक बिजली पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हिताची ने इनका समाधान स्थानीय भागीदार जैसे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ सहयोग और अनुकूलित टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया। इसका भी समाधान किया कंपनी ने भारतीय परिस्थितियों के लिए डिजाइन किए गए टिकाऊ उपकरण प्रदान किए जो उच्च तापमान और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों को सहन कर सकते थे। अब आते हैं दोस्तों सातवें चैप्टर के कंक्लूजन पर। तो हिताची कंपनी का ग्रीन एनर्जी और स्टेबिलिटी के प्रति समर्पण में भारत के सर्च खोर के एनर्जी क्षेत्र में योगदान को दर्शाता है। हिताची एनर्जी के एचवीडीसी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट लिंक, स्मार्ट ग्रिड और रिन्यूएबल एनर्जी समाधानों ने भारत के ऊर्जा परिदृश्य को बदल दिया, जबकि इसकी स्थापना, विनिर्माण और प्रशिक्षण पहल ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। अब दोस्तों अगले चैप्टर में हम भारत में बैंकिंग और फाइनेंस समाधानों में हिताची के योगदान को और गहराई से जानते हैं। तो शुरू करते हैं 8वां चैप्टर, भारत में बैंकिंग और फाइनेंशियल समाधान। ये चैप्टर का नाम है। हिताची जिसने ऊर्जा, परिवहन और डिजिटल इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता साबित की, जिसने भारत में फाइनेंशियल सेक्टर में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 21वीं सदी में जब भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था और कैशलेस ट्रांजैक्शन की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा था, हिताची ने एडवांस बैंकिंग, फाइनेंस और फाइनेंशियल समाधानों के माध्यम से इस परिवर्तन को गति दी। कंपनी ने स्वचालित टेलर मशीनों, एटीएम कहा जाता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, संपर्क रहित यानी विदाउट कॉन्टैक्ट पेमेंट सिस्टम, बिना कॉन्टैक्ट किए पेमेंट करने की सिस्टम और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र में इनोवेशन किए। ये अध्याय भारत में हिताची के फाइनेंशियल समाधानों, विशेष रूप से करूर वैश्य बैंक जैसे भागीदारों के साथ इसके योगदान की कहानी बताता है। अब भारत में डिजिटल बैंकिंग का उदय, इसके कैसे उदय हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत में साल 2000 के दशक के अंत में डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय समावेशन यानी इंक्लूसिवनेस की डिमांड तेजी से बढ़ी। साल 2016 में देश की नोट जो 500 और 1000 की नोट थी, उसका डीमोनेटाइजेशन के बाद कैशलेस ट्रांजैक्शन और डिजिटल भुगतान, डिजिटल पेमेंट सिस्टम की आवश्यकता और भी स्पष्ट हो गई। तो हिताची ने इस अवसर को पहचाना, आइडेंटिफाई किया और अपनी वैश्विक विशेषज्ञता को भारत के वित्तीय क्षेत्र में लागू किया। कंपनी ने डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप समाधान प्रदान किए जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फाइनेंशियल सर्विसेज की पहुंच को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए थे। अब जानते हैं हिताची कंपनी के उन्नत एटीएम मशीन समाधान, जो एटीएम मशीन आता है वो हिताची कंपनी के एडवांस एटीएम समाधान। तो हिताची भारत में बैंकिंग क्षेत्र में अपने एडवांस एटीएम समाधानों के लिए जानी जाती है। कंपनी ने करूर वैश्य बैंक जैसे प्रमुख बैंकों के लिए अत्याधुनिक एटीएम मशीन प्रदान किए, जो न केवल कैश निकासी नकद की निकासी बल्कि कई अन्य सेवाएं जैसे बिल भुगतान, खाता प्रबंधन और बैंक की मैं बात कर रहा हूं और डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रदान करते हैं। हिताची के एटीएम मशीन बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित निगरानी जैसी सुविधाओं से लैस थे, जो सुरक्षा और उपयोगकर्ता यानी यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए हिताची ने करूर वैश्य बैंक के लिए ऐसे एटीएम स्थापित किए जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी विश्वसनीय सर्विसेज प्रदान करते हैं, जिससे फाइनेंशियल यानी इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा मिला। अब जानते हैं विदाउट कॉन्टैक्ट पेमेंट सिस्टम, उस मुद्दे पर बात करते हैं। तो हिताची ने भारत में संपर्क रहित पेमेंट सिस्टम के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंपनी ने अपने लुमाडा डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन विकसित किए, जो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस उसको कहा जाता है यूपीआई को, और मोबाइल पेमेंट जैसे प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेटेड थे।
इन समाधानों ने उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक लेन देन की सुविधा प्रदान की। हिताची की संपर्क रहित टेक्नोलॉजी ने विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जैसे मेट्रो स्टेशन और खुदरा दुकान यानी वो जो लोकल दुकानों में पेमेंट प्रोसेस को सरल बनाया। ये भारत के कैशलेस इकोनॉमी के लक्ष्य के अनुरूप था। अब जानते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में इनोवेशन। तो हिताची ने भारत में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जिसको फिनटेक कहा जाता है उसके क्षेत्र में भी योगदान दिया। कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधान प्रदान किए। उदाहरण के लिए हिताची ने लुमाडा आधारित समाधानों ने बैंकों को ग्राहक व्यवहार का विश्लेषण करने और व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने में मदद की। इसके अलावा कंपनी ने धोखाधड़ी का पता लगाने और साइबर सुरक्षा के लिए उन्नत यानी एडवांस प्रणालियां सिस्टम्स विकसित की जो डिजिटल बैंकिंग की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। इन इनोवेशन ने भारत के बैंकों को अधिक कुशल और कंज्यूमर केंद्रित बनाने में मदद की। अब जानते हैं लोकल सहयोग और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा। तो हिताची ने भारत में अपने वित्तीय समाधानों को लागू करने के लिए लोकल बैंकों और फिनटेक यानी फाइनेंशियल जो फिनटेक मतलब फाइनेंशियल कंपनी तो फिनटेक कंपनीज के साथ सहयोग किया। कंपनी ने भारत में अपनी विनिर्माण फैक्ट्री जैसे चेन्नई में उसके माध्यम से एटीएम और अन्य उपकरणों का लोकल उत्पादन किया जो मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप था। इसके अलावा हिताची ने भारतीय टेक्नीशियंस को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग प्रदान की जिससे लोकल स्तर पर लोकल लेवल पर टेक्नोलॉजी टैलेंट का डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के मामले में स्किल डेवलपमेंट हुआ। इन प्रयासों ने ग्रामीण और अर्ध शहरी यानी कस्बों जैसे क्षेत्रों में वित्तीय सर्विसेज की पहुंच को बढ़ाया जिससे सामाजिक समावेशन यानी सोशल इंक्लूसिवनेस को बल मिला। अब जानते हैं चुनौतियां और समाधान। तो भारत में वित्तीय समाधानों को लागू करना चुनौतियों से मुक्त नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, डिजिटल साक्षरता की कमी और नियामक यानी रेगुलेटरी जटिलताओं ने कार्य को कठिन बनाया। हिताची ने इन चुनौतियों का सामना लोकल भागीदारों के साथ सहयोग करके और उपयोगकर्ता अनुकूल टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया। उदाहरण के लिए कंपनी ने हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में एटीएम इंटरफेस प्रदान किए जिससे क्या हुआ कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए उपयोग आसान हुआ। अब इस चैप्टर के कंक्लूजन पर आते हैं। तो भारत में हिताची के बैंकिंग और फाइनेंशियल समाधानों ने देश की डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत किया। एडवांस एटीएम, संपर्क रहित भुगतान यानी संपर्क रहित पेमेंट और फिनटेक इनोवेशन ने भारत के फाइनेंशियल समावेशन और कैशलेस लेन देन के लक्ष्यों को समर्थन दिया। हिताची की ये यात्रा सामाजिक इनोवेशन और टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता का प्रतीक है। अगले अध्याय में हम स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान उसके क्षेत्र में हिताची के योगदान को और गहराई से जानते हैं। तो शुरू करते हैं 9वां चैप्टर। तो 9वां चैप्टर है स्वास्थ्य और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में हिताची कंपनी का योगदान। तो हिताची जिसने एनर्जी, परिवहन और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में अपनी टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता साबित की, जिसने स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। कंपनी ने चिकित्सा उपकरणों, डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी और जीवन विज्ञान अनुसंधान के लिए एडवांस समाधानों के माध्यम से वैश्विक और भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों को सशक्त बनाया। भारत में जहां स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार एक प्रमुख चुनौती रही है, हिताची ने इनोवेशन के साथ इस क्षेत्र को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा ये अध्याय हिताची के स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान में योगदान विशेष रूप से भारत में इसके प्रभाव की कहानी बताता है। तो शुरू करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में हिताची की शुरुआत। हिताची ने 1960 के दशक में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रवेश किया, एंट्री की, जब कंपनी ने अपनी इंजीनियरिंग विशेषज्ञता को चिकित्सा उपकरणों के विकास, उसके डेवलपमेंट के लिए उपयोग किया। कंपनी ने अल्ट्रासाउंड, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई और कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन जैसे डायग्नोस्टिक उपकरणों का निर्माण शुरू किया। अब दोस्तों हिताची के उपकरण अपने उच्च गुणवत्ता, सटीकता और उपयोगकर्ता अनुकूल डिजाइन के लिए जाने गए।
1980 के दशक तक हिताची ने वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार में अपनी पहचान बनाई। भारत में कंपनी ने 1990 के दशक से अपने चिकित्सा उपकरणों की सप्लाई शुरू की, जो देश के स्वास्थ्य सेवा सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। अब भारत में चिकित्सा उपकरणों का प्रभाव, इसके बारे में बात करते हैं। भारत में हिताची ने अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों के लिए उन्नत एमआरआई और सीटी स्कैनर प्रदान किए, जो सटीक निदान और उपचार में सहायक रहे। उदाहरण के लिए हिताची का ECHELON सीरीज जो थी एमआरआई सिस्टम भारतीय अस्पतालों में उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग प्रदान करता है, जिसमें कैंसर, न्यूरोलॉजिकल विकार और हृदय रोगों जैसी जटिल बीमारियों का शीघ्र निदान संभव बनाया। ये उपकरण शहरी, ये दोस्तों यही तो था प्रभाव, इसने बीमारियों का पता लगाने में मदद की और इसका शीघ्र निदान संभव बनाया। इन सारी टेक्नोलॉजी ने हिताची कंपनी की। ये उपकरण शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक रहे। हिताची ने भारत के प्राइवेट और सार्वजनिक अस्पतालों जैसे अपोलो और AIIMS उसके साथ साझेदारी यानी पार्टनरशिप की, जिससे स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और प्रभावशीलता में सुधार हुआ। अब जानते हैं जीवन विज्ञान में इनोवेशन हिताची कंपनी का। तो दोस्तों हिताची ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कंपनी ने जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और बायोमेडिकल अनुसंधान के लिए उन्नत यानी एडवांस उपकरण डेवलप किए। हिताची के हाई रिजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और विश्लेषणात्मक उपकरणों ने वैज्ञानिकों को सेल्यूलर और आणविक स्तर पर, आणविक लेवल पर अनुसंधान करने में सक्षम बनाया। भारत में इन उपकरणों ने अनुसंधान संस्थानों जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान IISc उसको कहा जाता है वो, और जैव प्रौद्योगिकी केंद्रों उसको सशक्त बनाया। हिताची की टेक्नोलॉजी ने कैंसर अनुसंधान, संक्रामक रोगों और वैक्सीन डेवलपमेंट में प्रगति को बढ़ावा दिया, जो भारत की स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए महत्वपूर्ण था। अब जानते हैं डिजिटल स्वास्थ्य समाधान और लुमाड़ा के बारे में। तो हिताची ने अपने लुमाड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके भारत में डिजिटल स्वास्थ्य समाधान प्रदान किए। कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके अस्पतालों के लिए डायग्नोस्टिक और रोगी प्रबंधन सिस्टम, रोगी जो होता है उसका मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप की। उदाहरण के लिए हिताची के डिजिटल समाधानों ने अस्पतालों को रोगी डेटा का विश्लेषण करने और व्यक्तिगत उपचार योजनाएं तैयार करने में मदद की। ये प्रणालियां टेलीमेडिसिन और रिमोट डायग्नोस्टिक्स को भी समर्थन देती है, जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। हिताची ने कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को लागू करके भारत के स्वास्थ्य ढांचे को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया। अगर लोकल सहयोग और सामाजिक प्रभाव की बात करते हैं तो हिताची ने भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में लोकल पार्टनरशिप को प्रायोरिटी दी। कंपनी ने भारतीय चिकित्सा उपकरण निर्माताओं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को उनके साथ सहयोग किया, जिससे लोकल जरूरतों के लिए अनुकूलित समाधान विकसित किए गए। हिताची ने भारत में अपने सर्विस सेंटर स्थापित किए, जो चिकित्सा उपकरणों के मेंटेनेंस और टेक्नोलॉजी सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा कंपनी ने स्वास्थ्य पेशेवरों और टेक्नीशियंस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए, जिससे भारत में टेक्नोलॉजी कौशल का विकास हुआ। ये प्रयास भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुरूप थे, जो सभी के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। अब जानते हैं चुनौतियां और समाधान कैसे किए। तो भारत में स्वास्थ्य सेवा समाधानों को लागू करना चुनौतियों से भरा था। ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, लागत संवेदनशीलता और डिजिटल साक्षरता की कमी ने कार्य को जटिल बनाया। हिताची ने इन चुनौतियों का सामना लोकल भागीदारों के साथ सहयोग और किफायती समाधानों के माध्यम से किया था। उदाहरण के लिए कंपनी ने कॉम्पैक्ट और एनर्जी एफिशिएंट उपकरण डिजाइन किए, जो छोटे अस्पतालों और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के लिए उपयुक्त थे। अब दोस्तों इस चैप्टर के कंक्लूजन पर आते हैं। तो स्वास्थ्य और जीव विज्ञान में हिताची का योगदान कंपनी की टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता, सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। भारत में इसके चिकित्सा उपकरणों
और डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाया। हिताची की ये यात्रा इनोवेशन और सामाजिक प्रभाव का प्रतीक है दोस्तों। अगले अध्याय में हम 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस और हिताची की पुनर्जनन की कहानी को और गहराई से जानते हैं। तो शुरू करते हैं 10वां चैप्टर, 2008 की वित्तीय फाइनेंशियल क्राइसिस यानी वित्तीय संकट और पुनर्जनन, ये है 10वां चैप्टर। तो शुरू करते हैं हिताची, जिसने विद्युत इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर और सामाजिक इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व हासिल किया था। तो कंपनी को 2008 की वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो अभूतपूर्व थी। इस संकट ने कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजी पर पुनर्विचार करने और एक मजबूत पुनर्जनन की राह पर ले जाने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, भारत सहित वैश्विक बाजारों में हिताची की वापसी ने इसकी लचीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन की शक्ति को प्रदर्शित किया। ये अध्याय 2008 की फाइनेंशियल संकट के प्रभाव, हिताची की स्ट्रेटेजिक पुनर्गठन और मार्च 2011 तक इसकी लाभप्रदता यानी प्रॉफिटेबिलिटी की वापसी की कहानी बताता है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस और उसका हिताची कंपनी पर प्रभाव, उसके बारे में जानते हैं। तो 2008 की वैश्विक वित्तीय संकट ने विश्व की अर्थव्यवस्था को हिला दिया और हिताची भी इससे अछूती नहीं रही। कंपनी ने अपने इतिहास में सबसे बड़ा वार्षिक नुकसान दर्ज किया, 787.3 बिलियन येन, जापानी करेंसी येन, लगभग 7.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इस नुकसान का प्रमुख कारण सेमीकंडक्टर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में मांग की कमी और वैश्विक सप्लाई चेन में व्यवधान था। भारत में जहां हिताची रेलवे, एनर्जी और वित्तीय समाधानों में इन्वेस्टमेंट कर रही थी, संकट इस 2008 के इस फाइनेंशियल क्राइसिस ने परियोजनाओं की गति को प्रभावित किया। हिताची के लिए ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने कंपनी को अपनी संरचना यानी अपने स्ट्रक्चर और प्रायोरिटीज पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। अब जानते हैं स्ट्रैटेजिक पुनर्गठन कंपनी का। तो हिताची ने संकट का जवाब देने के लिए एक व्यापक पुनर्गठन योजना शुरू की। कंपनी ने अपने व्यवसाय पोर्टफोलियो की समीक्षा की और गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिटेबल इकाइयों को बंद करने या बेचने का निर्णय लिया। उदाहरण के लिए हिताची ने अपने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन जैसे फ्लैट चैनल टीवी और मोबाइल फोन को कम कर दिया, क्योंकि ये क्षेत्र अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और कम मार्जिन वाले थे। इसके बजाय कंपनी ने सोशल इनोवेशन बिजनेस उस पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें एनर्जी, रेलवे और डिजिटल समाधान जैसे क्षेत्र शामिल थे। हिताची ने लागत में कटौती के लिए अपने वैश्विक परिचालन को यानी ऑपरेशन को सुव्यवस्थित किया। कंपनी ने उत्पादन प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल बनाया और अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया और पुनर्निर्देशित किया। 2010 में हिताची ने अपने ऊर्जा विभाग को मजबूत करने के लिए एडीबी पावर ग्रिड, बाद में हिताची एनर्जी का एक्विजिशन शुरू किया, जो रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड समाधानों में इसकी स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण था। अब भारत में पुनर्जनन की स्ट्रैटेजी की बात करें तो भारत में हिताची ने संकट के बाद अपनी स्ट्रैटेजी को लोकल जरूरतों के अनुरूप ढाला। कंपनी ने रेलवे, एनर्जी और वित्तीय समाधानों में निवेश बढ़ाया, जो भारत के आर्थिक विकास और डिजिटल इंडिया मिशन के साथ संरेखित थे। उदाहरण के लिए हिताची ने दिल्ली मेट्रो और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में अपनी भागीदारी को मजबूत किया। कंपनी ने वडोदरा और चेन्नई में अपनी विनिर्माण फैक्ट्रीज का विस्तार किया, एक्सपेंशन किया, जिससे लोकल उत्पादन और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला। यह मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप था और भारत में हिताची की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता था। ये अब प्रॉफिटेबिलिटी की वापसी की बात करें तो हिताची की स्ट्रैटेजिक पहल ने जल्द ही परिणाम दिखाए। मार्च 2011 तक कंपनी ने न केवल अपने नुकसान को कम किया, बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी की ओर वापसी भी की। इस पुनर्जनन का श्रेय कंपनी के सामाजिक नवाचार मॉडल, सोशल इनोवेशन मॉडल और डिजिटल समाधानों जैसे लुमाडा प्लेटफॉर्म को उसको जाता है। इन सारी प्रॉफिटेबिलिटी में वापसी का क्रेडिट पूरा का पूरा इन सारे लुमाडा और सामाजिक नवाचार मॉडल को जाता है। तो लुमाडा ने रेलवे, एनर्जी और
स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में डेटा संचालित समाधान प्रदान किए, जिससे हिताची की वैश्विक और भारतीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी। साल 2011 में हिताची ने 238.8 बिलियन येन जापानी करेंसी का शुद्ध प्रॉफिट दर्ज किया, जो संकट के बाद इसकी उल्लेखनीय रिकवरी को दर्शाता है। अब सामाजिक इनोवेशन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो हिताची की पुनर्जनन स्ट्रेटेजी ने इसके सामाजिक इनोवेशन के दृष्टिकोण को और मजबूत किया। कंपनी ने पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड उस पर ध्यान केंद्रित किया। भारत में हिताची ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों में इन्वेस्टमेंट किया, जो सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को हल करने में सहायक रहे। इस दृष्टिकोण ने हिताची को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि इसे एक जिम्मेवार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में भी स्थापित किया। अब जानते हैं चुनौतियां और समाधान। तो 2008 की संकट के दौरान हिताची को वैश्विक मंदी, आपूर्ति यानी सप्लाई चेन व्यवधान और प्रतिस्पर्धी दबावों का सामना करना पड़ा। भारत में परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण और नियामक मंजूरी में देरी ने चुनौतियां पेश की। हिताची ने इनका समाधान स्थानीय भागीदारों के साथ सहयोग, लागत अनुकूलन और इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करके किया। कंपनी ने भारत में अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का विस्तार किया ताकि लोकल जरूरतों के अनुकूलित समाधान डेवलप किए जा सके। अब दोस्तों इस 10वें चैप्टर के कंक्लूजन पर आते हैं। तो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसने हिताची के लिए एक कठिन दौर लाया, लेकिन कंपनी की स्ट्रैटेजिक पुनर्गठन और सामाजिक इनोवेशन पर ध्यान देने से इन सारी चीजों ने इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। फिर से भारत में हिताची ने अपनी रिकवरी को स्थानीय विकास के साथ जोड़ा, जिसने इसकी दीर्घकालिक सफलता की फाउंडेशन रखी। अब अगले चैप्टर में हम हिताची के वैश्विक प्रभाव और भारत में इसकी विरासत को और गहराई से जानेंगे। तो शुरू करते हैं 11वां चैप्टर। तो अब 11वें चैप्टर का नाम रखा है हिताची का वैश्विक प्रभाव और भारत में विरासत। तो हिताची जिसने एक सदी से अधिक समय तक इनोवेशन और सामाजिक योगदान के माध्यम से विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई, आज एक वैश्विक टेक्नोलॉजी शक्ति के रूप में खड़ी है। कंपनी ने ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य और डिजिटल समाधानों जैसे क्षेत्रों में अपने प्रभाव को एक्सपेंड किया है। भारत में हिताची की 9 दशकों की यात्रा, जिसने देश के औद्योगिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह अध्याय हिताची के वैश्विक प्रभाव, भारत में इसकी गहरी विरासत और भारत जापान सहयोग की कहानी को उजागर करता है। तो शुरू करते हिताची का वैश्विक प्रभाव के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। 2023 तक हिताची की वैश्विक आय, पूरी दुनिया से कंपनी की इनकम, उसका 61% अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आता है, जापान के अलावा दूसरे बाजारों से आता है, जो कंपनी की वैश्विक पहुंच को दर्शाता है। आप सोचो कि कंपनी की पहुंच कितनी दूर तक हुई होगी, तब इतनी 61% इनकम दूसरे देशों से आती है। हिताची ने ऊर्जा, रेलवे, स्वास्थ्य और डिजिटल टेक्नोलॉजी में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके विश्व भर में सामाजिक चुनौतियों का समाधान किया। उदाहरण के लिए हिताची की लुमाडा डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसने यूरोप, अमेरिका और एशिया में स्मार्ट सिटी, एनर्जी मैनेजमेंट और स्वास्थ्य सेवाओं को बदल दिया। कंपनी की हिताची एनर्जी डिवीजन ने रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड समाधानों में वैश्विक नेतृत्व हासिल किया, जबकि इसकी रेलवे टेक्नोलॉजी ने यूनाइटेड किंगडम और जापान जैसे देशों में हाई स्पीड रेल नेटवर्क को सशक्त बनाया। हिताची की सामाजिक इनोवेशन की दृष्टि ने इसे एक जिम्मेवार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में स्थापित किया, जो पर्यावरण और समाज के लिए सकारात्मक बदलाव ला रही है। भारत में हिताची की विरासत की अगर बात करें तो भारत में हिताची की यात्रा 1930 के दशक में शुरू हुई और 1949 में औपचारिक संचालन के साथ गति पकड़ी। आज हिताची भारत में 7,500 से अधिक कर्मचारियों और 19 विनिर्माण फैक्ट्रीज के साथ एक प्रमुख खिलाड़ी है। कंपनी की वडोदरा और चेन्नई में स्थित इकाइयों ने फैक्ट्रीज ने रेलवे उपकरण, विद्युत ट्रांसफार्मर और चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन करती है कंपनी, जो मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। भारत में हिताची की उपस्थिति न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है,
बल्कि लोकल रोजगार का सर्जन, स्किल डेवलपमेंट में भी योगदान देती है। हिताची ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली मेट्रो और नागपुर मेट्रो जैसी परियोजनाओं ने शहरी गतिशीलता को बदल दिया, जबकि हिताची एनर्जी के एचवीडीसी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट लिंक ने, जिस एचवीडीसी को मतलब होता है हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट लिंक जो होता है, उसने भारत के रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों को समर्थन दिया। कंपनी के डिजिटल समाधान जैसे एटीएम और संपर्क रहित पेमेंट सिस्टम ने भारत की डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत किया। इसके अलावा हिताची के चिकित्सा उपकरणों ने भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी और पहुंच को बढ़ाया। अब जानते हैं भारत जापान सहयोग की फाउंडेशन। हिताची की भारत में सफलता भारत और जापान के बीच गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का परिणाम है। 1958 में जापान द्वारा भारत को प्रदान किया गया पहला येन में दिया गया लोन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था और हिताची ने इस सहयोग में अग्रणी भूमिका लीडरशिप के साथ भूमिका निभाई थी। कंपनी ने भारतीय रेलवे, ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में जापानी टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता को लागू किया, जिसने दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को मजबूत किया। भारत में हिताची के प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने हजारों भारतीय इंजीनियरों और तकनीशियनों को सशक्त बनाया, जिसने टेक्नोलॉजी ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव की बात करें तो हिताची की भारत में विरासत केवल टेक्नोलॉजी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। कंपनी ने सामाजिक और पर्यावरण जिम्मेवारी को प्रायोरिटी दी। उदाहरण के लिए हिताची ने भारत में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में ऊर्जा कुशल समाधान प्रदान किए, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक रहे। कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए, जो भारत के राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। हिताची की ये प्रतिबद्धता इसके संस्थापक नामी है ओडाया उनके दर्शन को दर्शाती है, जो तकनीक को यानी टेक्नोलॉजी को समाज की भलाई के लिए उपयोग करने पर जोर देते थे। ये उनका दर्शन था। अब बात करते हैं चुनौतियां और फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी की। तो भारत में हिताची की यात्रा चुनौतियों से मुक्त नहीं थी। जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे यानी नियामक यानी रेगुलेटरी जो सरकारी होती है उसका बिल्कुल ढांचा होता है, वो सांस्कृतिक अंतर और बाजार की प्रतिस्पर्धा ने कंपनी के लिए बाधाएं खड़ी की। हिताची ने इनका समाधान स्थानीय भागीदारों जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) और अनुकूलित समाधानों के माध्यम से किया। कंपनी ने भारत में अपने अनुसंधान और विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्रों का विस्तार किया, एक्सपेंशन किया, ताकि लोकल जरूरतों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रदान की जा सके। अब आते हैं इस चैप्टर के कंक्लूजन पर दोस्तों। तो हिताची का वैश्विक प्रभाव और भारत में इसकी विरासत, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, सामाजिक योगदान और भारत जापान सहयोग की कहानी है। भारत में 7,500 कर्मचारियों और 19 विनिर्माण फैक्ट्री के साथ हिताची ने देश के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को बदल दिया। अब अगले चैप्टर में हम हिताची की भविष्य की दिशा, दृष्टि और इसके इंस्पायर द नेक्स्ट दृष्टिकोण को और गहराई से जानते हैं। तो शुरू करते हैं आखिरी चैप्टर, 12वां चैप्टर, भविष्य की दिशा, प्रेरणा और नवाचार। तो मेरे प्यारे भाइयों, हिताची जिसने एक सदी से अधिक समय तक टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सामाजिक योगदान के माध्यम से विश्व और भारत में अपनी पहचान बनाई, आज भविष्य की ओर एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण के साथ हिताची कंपनी आगे बढ़ रही है। कंपनी का नारा इंस्पायर द नेक्स्ट, जो कंपनी का नारा है, इसके मिशन को दर्शाता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाज की चुनौतियों का सामना करना और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना। भारत में हिताची स्मार्ट सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल परिवर्तनों के क्षेत्र में अपनी यात्रा को और आगे बढ़ा रही है। ये अंतिम अध्याय हिताची के भविष्य के दृष्टिकोण, भारत में इसके चल रहे और प्रस्तावित प्रोजेक्ट और इसकी स्थायी विरासत की कहानी बताता है। तो
इंस्पायर द नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट, उसके बारे में जानते हैं। तो हिताची का इंस्पायर द नेक्स्ट दर्शन इसके संस्थापक नामी है ओडाइरा के मूल विश्वास को प्रतिबिंबित रिफ्लेक्ट करता है कि टेक्नोलॉजी का उद्देश्य समाज की भलाई होना चाहिए। ये दृष्टिकोण हिताची को न केवल एक टेक्नोलॉजी कंपनी बल्कि एक सामाजिक इनोवेशन के नेतृत्वकर्ता के रूप में परिभाषित करता है। कंपनी ने इस दर्शन को अपनी वैश्विक स्ट्रेटेजी का केंद्र बनाया, जिसके तहत ये शहरीकरण, पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल समावेशन जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर रही है। भारत में ये दृष्टिकोण डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन और नेट जीरो 2070 जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित है। दोस्तों, भारत में स्मार्ट सिटी और शहरी समाधान की अगर बात करें तो भारत अपनी तेजी से बढ़ती शहरी जनसंख्या के साथ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए हिताची के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। हिताची ने भारत के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई परियोजनाओं में योगदान दिया है। कंपनी का लुमाडा डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्रैफिक मैनेजमेंट, जल आपूर्ति यानी वाटर सप्लाई और अपशिष्ट प्रबंधन मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में डेटा संचालन समाधान प्रदान करता है। उदाहरण के लिए हिताची ने पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू किए, जो यातायात की भीड़ को कम करने और ईंधन एफिशिएंसी को बढ़ाने में सहायक है। भविष्य में हिताची भारत के 100 स्मार्ट सिटी लक्ष्यों को समर्थन देने के लिए IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधानों का विस्तार करने की योजना बना रही है। अब रिन्यूएबल एनर्जी और स्टेबिलिटी की प्रतिबद्धता की बात करें तो हिताची भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को और मजबूत कर रही है। तो हिताची एनर्जी कंपनी का ऊर्जा प्रभाग भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सौर, पवन, सोलर, विंड और हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा समाधानों पर काम कर रहा है। उदाहरण के लिए हिताची एनर्जी ने भारत में हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट HVDC लिंक परियोजना का विस्तार किया है, जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ते हैं। कंपनी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS उसको कहा जाता है और स्मार्ट ग्रिड समाधानों पर भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एनर्जी की पहुंच को बेहतर बनाएंगे। हिताची की ये प्रतिबद्धता भारत के एनवायरमेंटल लक्ष्यों और वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रयासों के साथ संरेखित है। अब डिजिटल परिवर्तन और भविष्य की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हिताची भारत में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है, विशेष रूप से अपने लुमाडा प्लेटफॉर्म के माध्यम से। कंपनी रेलवे, स्वास्थ्य और वित्तीय क्षेत्रों में AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर रही है। उदाहरण के लिए हिताची भारतीय रेलवे के लिए प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम डेवलप कर रही है, जो ट्रेनों को विश्वसनीयता और सुरक्षा को बढ़ाएगा, ट्रेनों की सुरक्षित विश्वसनीयता और सुरक्षा को बढ़ाएगा। इसके अलावा हिताची भारत में 5G आधारित कनेक्टिविटी और साइबर सुरक्षा समाधानों पर काम कर रही है, जो डिजिटल इंडिया मिशन को समर्थन देगा। कंपनी की भविष्य की योजनाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान शामिल है, जो भारत के टेक्नोलॉजी परिदृश्य को और समृद्ध करेगा। अब बात करते हैं भारत में स्थानीय प्रभाव और सहयोग। तो हिताची ने भारत में अपनी 7,500 कर्मचारियों और 19 विनिर्माण फैक्ट्रियों के माध्यम से लोकल अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया है। कंपनी की वडोदरा और चेन्नई में स्थित इकाइयां मेक इन इंडिया पहल के तहत रेलवे उपकरण, चिकित्सा उपकरण और ऊर्जा समाधान बनाती है। हिताची ने भारतीय इंजीनियरों और तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए, जिसने टेक्नोलॉजी, टैलेंट, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया। इसके अलावा कंपनी ने लोकल भागीदारों जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हेल कहा जाता है उसे, वो मैं बता चुका हूँ, उसके साथ सहयोग करके भारत जापान संबंधों को और मजबूत किया। अब जानते हैं चुनौतियां और भविष्य की स्ट्रेटेजी हिताची कंपनी की। तो भारत में हिताची की भविष्य की यात्रा चुनौतियों से मुक्त नहीं होगी। जटिल नियामक यानी रेगुलेटरी स्ट्रक्चर जटिल है भारत का। प्रतिस्पर्धी बाजार और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी डिमांड कंपनी के लिए चुनौतियां पेश करती है। हिताची इनका सामना अपने अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्रों के विस्तार, स्थानीय लोकल पार्टनर
और अनुकूलित समाधानों के माध्यम से कर रही है। कंपनी भारत में अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने की योजना बना रही है ताकि लोकल जरूरतों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रदान की जा सके। अब अगर हिताची की स्थायी विरासत की बात करें तो हिताची की भारत में 9 दशकों की यात्रा, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सामाजिक योगदान और भारत जापान सहयोग की कहानी है। 1910 में एक छोटे से इंडक्शन मोटर से शुरू हुई ये कंपनी आज भारत के रेलवे, ऊर्जा और स्वास्थ्य और डिजिटल परिदृश्य को बदल रही है। आप सोचो, एक इंडक्शन मोटर से शुरू होकर अब हिताची की सामाजिक इनोवेशन की दृष्टि में इसे एक ऐसी कंपनी बनाया है जो न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए सकारात्मक बदलाव भी लाती है। अब आते हैं दोस्तों इस बुक के कंक्लूजन पर। तो हिताची का भविष्य इंस्पायर द नेक्स्ट के दृष्टिकोण से प्रेरित है। भारत में कंपनी स्मार्ट सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से समाज की चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब हिताची की ये यात्रा इनोवेशन, सहयोग और सामाजिक प्रभाव की एक प्रेरणादायक कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। तो ये थी दोस्तों हिताची कंपनी की आई बुक और दिल की गहराइयों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।